गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? सॉरी। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, राम राम एवरीवन। मिनरल्स नहीं नहीं, अल्टरनेट चलेगा ना? अल्टरनेट चलेगा। मतलब एक दिन वो मिनरल्स वाला क्लास कर लेंगे, एक दिन करंट अफेयर्स वाला। ऐसा ना हो ना मिनरल्स पढ़ते पढ़ते करंट अफेयर्स आपका रह जाए। अभी अप्रैल खत्म करना है, फिर मई स्टार्ट करना है। जोनियम जी, कल का रहता कंटिन्यूशन तो अच्छा रहता, लेकिन बात यह है कि और भी स्टूडेंट्स हैं, हमें सबको लेके चलना है। कई स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स की वजह से आते हैं। आप लोग शेड्यूल देख लिया करिए, ठीक है? शेड्यूल में मैं मेंशन कर दिया था करंट अफेयर्स डिस्कस होगा। अगर जैसे मिनरल्स वाला डिस्कस होना होता तो वो मैं मेंशन कर देता। कल मिनरल्स वाला करेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना? मिनरल्स वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इतनी लोकेशंस याद हो जाएंगी आपको कि क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे एग्जाम में। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल का करंट अफेयर्स चल रहा था हमारा, अप्रैल 2022। करीब 60 प्लस क्वेश्चंस हो गए थे हमारे पास। बिल्कुल पाक्तर जी, इसी एटीट्यूड के साथ भेज बैठना है कि क्लास आने का मतलब है नॉलेज। ठीक है? क्लास आने का मतलब क्या है? नॉलेज लेना है हमें। बस 9 बजे का टाइम ऐसा बना लो कि टारगेट लेके जाना है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें अपने साथ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ नया ही सीखना है। ठीक है? ये टाइम आपका वैल्यू एडिशन का टाइम है, तो कुछ आप नया ही सीख के जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा ही आपको सीखने को मिलेगा डेली क्लास आओगे तो। ठीक है? तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ पुराने क्वेश्चन के आंसर दो, देखें आपको कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 31 ये हो चुका है, बट मैं फिर से पूछ रहा हूँ। What is the name of the mascot launched by the Union Environment Minister to spread awareness about an eco-friendly lifestyle? बताइए, what is the name of the mascot launched by the Union Environment Minister to spread awareness about an environment friendly about an eco-friendly lifestyle? तो कौन सा था सर मैस्कॉट का नाम? प्राकृतिक। ठीक है? करेक्ट आंसर क्या था सर? प्राकृतिक। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। द 6 मेंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सिंपल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस कानून के तहत आती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये किताब किसने लिखी है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये किताब किसने लिखी है सर? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज विनोद राय। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन अ स्क्वाड्रन ऑफ विच हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, तो उनके नाम पूछ रहा है। बोइंग P-81, P-8I, MS-60R, ये HAL चेतक, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। बिल्कुल। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। According to the Ministry of Earth Sciences, in terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2018? बताइए। In terms of percentage, which state has suffered maximum coastal erosion from 1990 to 2018?
इट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन सफर करने वाला सर कौन है? इज वेस्ट बंगाल। लास्ट क्वेश्चन ये था, विच विल बी द होस्ट कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? कौन होस्ट कर रहा है? बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया अगर याद होगा तो इसमें हमने कहा था इस तरह से इसको याद भी कर लो, पहले तो इस तरह से तीन हिस्से कर लो, फिर ये इसको एक पूरा पार्ट में बांट दो, इस वाले को दो पार्ट में बांट दो, इस वाले को तीन पार्ट में बांट दो। ये बिल्कुल वेस्ट में है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब ये वाला अगर देखें तो इसमें दो पार्ट हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर हो गया नदर्न, नीचे हो गया साउथ। फिर अब इधर तीन डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे ये हो गया क्वींसलैंड, ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, और ये हो गया विक्टोरिया। ठीक है, तो इस तरह से 6 प्रोविंसेस हैं, 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप इजीली याद रख सकते। चलो सर, ये तो ऑस्ट्रेलिया याद हो गया। तो आज के क्वेश्चन याद करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। Which Indian chess player has won the 2022 Reykjavik Open? आइसलैंड में पढ़ा चुका हूँ, रेकजाविक भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रेकजाविक आपको याद होना चाहिए किस कंट्री का ये कैपिटल है। तो रेकजाविक आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का ये कैपिटल है। Which Indian chess player has won the 2022 Reykjavik Open? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कई ऐसे लोग होंगे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग लगा रहे होंगे इसको करने के बाद, तो सवाल तो बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे? जैसे अगर कहीं करंट अफेयर्स का रैंडम क्वेश्चन मिल जाता है तो फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? मतलब सवाल फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? Which Indian chess player has won the 2022 Reykjavik Open? Correct answer is Pragyananda R. प्रग, प्रज्ञानंदा आर। ठीक है, प्रज्ञानंदा आर। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, प्रज्ञानंदा आर हैज वॉन द 2022 रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, ये बच्चा देख रहे हो 16 साल का बच्चा है, 16 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर है, पी प्रज्ञानंदा आर। ठीक है, तो जो ओपन चेस टूर्नामेंट रेकजाविक में हुआ इसमें जीत लिया। मीट क्वेश्चन भेज दिएगा मुझे, कैसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एक बार मेरे को भेज देना। आपने मेरे को मैसेज नहीं करा, फिर आपसे कहा था एक बार मेरे को बात कर लेना। नहीं, ग्रैंड मास्टर नहीं, ग्रैंड मास्टर अलग है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर वाला अलग होता है, ये दूसरा कोई ओपन चेस टूर्नामेंट था जो आइसलैंड में हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे भारत में वैसी दिमाग की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम दक्ष योजना फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज पर्सन? साउथ के बच्चे कुछ अलग लेवल होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। साउथ में अपना अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अपने अलग है, नॉर्थ में अलग है, वेस्ट में अलग है। बच्चे सब स्ट्रांग होते हैं, आप भी तो स्ट्रांग है।
सोनम 16 ईयर में डोरेमोन देखता था। ओके सर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम दक्ष योजना फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन? तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। देखो मैंने क्या कहा है, जिनका कोई नहीं होता है उनका ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री होता है। तो आपके मार्जिनलाइज हो गए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, तो इन सब के लिए स्कीम्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यही भाई साहब क्या करते रहते हैं, उनके लिए स्कीम बनाते रहते हैं। जिनका कोई नहीं होता कहते उनका हम ध्यान रखेंगे। तो स्कीम का नाम क्या है? पीएम दक्ष। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसकी फुल फॉर्म तो होगी। तो पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, दक्ष मतलब दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। यानी कुल मिला के वही आपको क्या करना है, स्किल बनाना है, स्किल पर्सन बनाना है मार्जिनलाइज सेक्शंस को। अब मार्जिनलाइज कौन होते हैं? जैसे एससीज हो गए, ओबीसीज हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ठीक है, और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गई, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, वेस्ट पिकर्स हो गए। तो ये सब कौन है सर? मार्जिनलाइज पर्सन हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं? मार्जिनलाइज पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है। उसके तहत इनको सबको स्किल्स प्रोवाइड करनी है ताकि ये अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकें, ठीक है, कुछ वेज पा सकें, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें। क्योंकि अगर हमने एक पर्सन की लाइफ सुधार दी तो उसकी पूरी जनरेशन की लाइफ सुधर जाएगी। एक पर्सन की लाइफ सुधार दो आप, पूरी जनरेशन की लाइफ सुधर जाएगी। तो इसलिए इस तरह की स्कीम्स बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो प्रधानमंत्री जो दक्ष योजना है किसके लिए है? फॉर द मार्जिनलाइज पर्सन। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क? which is the first Indian city to become a part of global silk city network? सिल्क की ग्लोबली कई सारी सिटीज है, उनका एक पूरा नेटवर्क है। उस नेटवर्क में अभी तक कोई इंडियन सिटी जुड़ी नहीं है। तो वही वो पूछ रहा है। इंडिया की कौन सी पहली सिटी है जो इस ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क से जुड़ी है? तो सिल्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेडिंग वगैरह, उसमें ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। मतलब सिल्क से रिलेटेड एक पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज के कुछ कुछ सिटीज है जो इसके पार्ट है। इंडिया से अभी तक एक भी नहीं था। अभी रिसेंटली हमने एक कंट्री जोड़ा, एक सिटी जोड़ा है, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क। ठीक है, अभी बेंगलुरु ऐड हुआ है, अभी कुछ और सिटीज ऐड हो सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसका एक मुर्शिदाबाद का तो एक पुराना इतिहास रहा है। पिछले 300 सालों में बहुत ही फाइन सिल्क इन्होंने प्रोड्यूस किया है। एक जमाने में तो इस लेवल की कारीगरी थी हिंदुस्तान में कि इतनी महीन कालीन कारपेट बनाते थे ये लोग सिल्क की कि आपकी उंगली, ये जो रिंग है, रिंग से गुजर जाएगी, वो भी कारपेट आपकी इस रिंग से गुजर जाएगी, इतनी फाइन सिल्क की बनाते थे। तो सिल्क वीविंग की हिस्ट्री इंडिया में बहुत स्ट्रांग रही है। बट फिर ब्रिटिशर्स आए, वो उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज लगाई, रेडीमेड आइटम्स बेचने लगे, तो फिर ये जितना भी क्राफ्टमैनशिप थी इंडिया में वो खत्म होती चली। अब तो बहुत ही रेयरली बची है। ध्यान रखना, ये ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क ज्वाइन करने वाला पहला सिटी कौन सा है? बेंगलुरु। हो सकता है आने वाले दिनों में मुर्शिदाबाद को भी जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 67। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशनल 126 cities across 14 states and यूटी? सही है सर।
स्वनिधि से समृद्धि। देखो ये जो स्वनिधि स्कीम है, स्वनिधि, ये आपकी पूछी गई थी 2021 एलडीसी एग्जाम। 2021 एलडीसी एग्जाम हुआ था, तब हम अरुणाचल में ही थे, तब ये स्वनिधि स्कीम पे क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोच लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अभी रिसेंट में जो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, सिटीज और बढ़ा दी गई, मतलब इसका जो दायरा है वो, जो इसका पोटेंशियल है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वेट ए मिनट बस। तो करेक्ट आंसर क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं सर, प्यार से महुआ। अच्छा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री कौन है, इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र। हाँ जी, मंत्री जी का नाम पता है किसी को? अभी नहीं सर, अभी हम गूगल करेंगे फिर बताएंगे। भूल गए? हरदीप सिंह पुरी। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ये शायद डॉक्टर हैं क्या? हरदीप सिंह पुरी है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो स्कीम देख लेते हैं, स्कीम क्या है, स्वनिधि से समृद्धि। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलो अब तो पता चल गया, पाक्ता दी अब तो पता चल गया, याद रखना। तो एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि, उसी का ये क्या है, एडिशनल प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि देखो जनवरी 2021 में लॉन्च हुई थी, उसी के 2-3 महीने बाद आपका एलडीसी का एग्जाम हुआ तो स्वनिधि से क्वेश्चन आ गया था। तो देखो स्वनिधि लॉन्च करने का रीजन था, उस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन लगी हुई थी। लॉकडाउन की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो काफी परेशान थे। तो उन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्वनिधि स्कीम लाई गई थी। अब स्वनिधि लॉन्च करने के बाद स्वनिधि से समृद्धि इसलिए लॉन्च की गई ताकि जो भी, जिन जिन लोगों को लोन दिया गया था, जो जो बेनिफिशियरीज थे इन स्कीम के, स्वनिधि के, ठीक है, और उनकी फैमिलीज, उनको उनकी क्या करो आप, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाओ, कि मैपिंग करो, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाओ, यानी उनके घर घर आप जाओ, चेक करो कि उनकी कितनी इनकम है, उनके यहाँ क्या क्या सोशल सर्विसेज अवेलेबल है, कैसे वो लोग अपने घर का गुजारा करते हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या उनके पास कमी है, सरकारी कौन कौन सी स्कीम उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये सब जाके आपको क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। तो इससे उनकी पोटेंशियल एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें और कोई सेंट्रल स्कीम की जरूरत हो तो वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। हो सकता है उनके पास हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, उनके पास लाइफ इंश्योरेंस ना हो तो जीवन ज्योति बीमा बीमा योजना के तहत उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए।
हो सकता है उनके पास बैंक अकाउंट ना हो तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाए। हो सकता है उनकी खाने की जरूरत पूरी ना हो रही हो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाए। ठीक है, तो उनके घर घर जाया जाए, चेक करा जाए कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उन्हें क्या वो और किसी स्कीम के लिए एलिजिबल है सरकार की। जैसे कौन कौन सी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना, है ना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधना योजना, और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वन नेशन वन रेशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अगर वो सरकार की किसी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो वो स्कीम उन्हें प्रोवाइड की जाए। तो इस पर्पस के लिए आपने क्या लॉन्च किया, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। ठीक है, 125 सिटीज में ये प्रोग्राम चलेगा, तो 125 शहरों में जा जाके चेक किया जाएगा कि इनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। ये काम अच्छी बात है, सरकार को ग्राउंड लेवल पे जाके इस तरह से अगर सरकार देख रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो तो थी स्वनिधि से समृद्धि। अब ये निकली कहाँ से, स्वनिधि स्कीम से। तो स्वनिधि क्या है, स्वनिधि की फुल फॉर्म थी स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, स्वनिधि में जो एसबी है वो क्या है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। निधि का मतलब फंड, निधि का मतलब होता है फंड, पैसा। तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो ये बन गई सर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो इसके तहत जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं, जो आपने देखा होगा गली गली में सब्जी बेचने आते हैं या कोई सामान बेचने आते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। तो उनको लोन दिए जा रहे थे अप टू रुपीज 10,000। ठीक है, जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते थे 1 साल के अंदर। तो ये थी आपकी दो स्कीम हमने देख ली, प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि ये स्कीम किसके लिए लाई गई है। तो ये स्कीम लाई गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म में लिखा है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर। तो ये दोनों स्कीम क्लियर है कि नहीं है, अगर क्लियर है तो डू गिव मी अ थम्स अप। अच्छा, हिबू जी कह रहे हैं आपको भी मिला था 10,000 लोन, तो ये अच्छी बात है, स्कीम आम जनता तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है। हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है प्लीज। तो फिर एक लाइक जरूर करिए। अब देखिए जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है ना आपका, तो रिवीजन करना कर दो आप स्टार्ट, टारगेट बनाना स्टार्ट कर दो। टारगेट्स बनाओ, जो फॉरेस्टर हेड कांस्टेबल लेने हैं वो बनाओ आप टारगेट। ठीक है, वो टारगेट इस तरह से बनाओ कि जैसे मान लो अभी आपके पास आज कितनी डेट हो गई है, 25। ठीक है, अब जस्ट 1 मंथ आपके पास लेफ्ट। तो 1 मंथ में दो आखिरी के दिन हटा दो, 28 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपके पास कितना कैसा टाइम अवेलेबल है। तो 28 डेज का आपको फिक्स टाइम लेना है और इसको डिवाइड कर देना है डिफरेंट डिफरेंट डेज में। जैसे मान लो 2 दिन दे दिए आपने पॉलिटी को, ठीक है, और 2 दिन दे दिए ज्योग्राफी को, 1 दिन दे दिया इकोनॉमी को। इस तरह से बनाइए। और जो मैथ्स वाला पार्ट है ये कंटिन्यूअस, मैथ्स में क्या है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। मैथ्स के लिए क्या करो, डेली 1 से 2 आवर निकाल लो, डेली 1 से 2 आवर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, कोई ना कोई टॉपिक की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और कुछ इसी तरह से दिन बना लो आप इंग्लिश रिवाइज करने की।
तो अब रिवीजन स्टार्ट कर दो और रिवीजन में जल्दी से आप थ्योरी कंप्लीट करो और थ्योरी के बाद डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आ जाओ क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतना बढ़िया है। जिनके पास जीके बूस्टर है जीके बूस्टर जरूर लगाए, ठीक है। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज है उनमें जीके बूस्टर प्रोवाइडेड है, तो अपने कोर्स में जाके जीके बूस्टर के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। विच स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट अप्रैल 14 एज इक्वालिटी डे इन मेमोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बताइए सर। Which state announced to celebrate April 14 as Equality Day in memory of B.R. Ambedkar? हाँ जी सर। तो इसमें तो मेरे ख्याल से यूनानिमसली सबका एक ही आंसर आ रहा है, तमिलनाडु। ओ, आजू जी कह रहे हैं केरला, नहीं सर, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो बी आर अम्बेडकर साहब का बर्थडे होता है 14 अप्रैल को, तो इसीलिए इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया तमिलनाडु ने एज ए इक्वालिटी डे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें कुछ स्टोरी बन नहीं रही है, तो फिर मैंने इसमें फैक्ट्स इकट्ठा किए। तो अंबेडकर साहब से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बाबा साहब से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सब इकट्ठा करके मैंने यहाँ रख दी। तो उन्होंने कुछ एसोसिएशंस बनाई, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, 1923 में उन्होंने सेटअप। एक सवाल अंबेडकर साहब पे ये बनता है, बाबा साहब पे ये बनता है कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 32 के बीच, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो उन्होंने तीनों अटेंड की थी, ये भी सवाल बनता है। 1932 में जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बाद गांधी जी को जेल भेज दिया गया था, यरवाड़ा जेल इन पूना। तो पुणे में गांधी जी के साथ एक वो समझौता करते, एक पैक्ट साइन करते हैं, पूना पैक्ट, जिसमें जो एक वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे ना फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, वो डिमांड उन्होंने ड्रॉप कर दी आफ्टर द पूना पैक्ट। तो ये पूना पैक्ट काफी हेल्पफुल रहा था। 1936 में एक और ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। 1939 में एक सवाल आता है कि अंबेडकर साहब जो आर्मी थी, इंडियंस को वो सपोर्ट कर रहे थे कि उसके अगेंस्ट से जो वर्ल्ड वॉर में आर्मी गई थी, वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस फाइट करने गए थे फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, तो अंबेडकर ने उसको सपोर्ट किया था या उनके अगेंस्ट रहे थे। तो ध्यान रखना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को उन्होंने बढ़ चढ़कर कहा था कि आर्मी को ज्वाइन करो, ताकि जो एक बड़ा खतरा है, अंग्रेज तो खतरा थे ही, बट उनसे बड़ा खतरा था जर्मनी। जर्मनी जो नाजिज्म की फिलॉसफी पे चल रहा था, जो फासिज्म की आइडियोलॉजी पे चल रहा था, ठीक है। तो फासिज्म को हराने के लिए उन्होंने इंडियन से कहा था ज्यादा से ज्यादा आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटेन का इसमें सपोर्ट। और यही गांधी जी का भी कहना था कि ब्रिटिश खराब है, लेकिन जो टाइम फासिज्म जर्मनी में फैला हुआ था, हिटलर जो फैला रहा था, वो और ज्यादा खतरनाक। अगर हिटलर चला जाता तो और ही गड़बड़ हो जाती। हिटलर अगर ये सोचो इंडिया आ जाता, ठीक है। तो 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, और उनकी किताब भी है बुद्धिज्म पे, बुद्धा एंड इज धर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बुक्स एंड ऑथर में ये सवाल आता रहता है, बुद्धा एंड इज धर्मा किसने लिखी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी, ठीक है। 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला था। और 1990 से लेकर 14 अप्रैल 1990 से लेकर 14 अप्रैल 1990 तक 1 तक का जो टाइम पीरियड है, ईयर ऑफ सोशल जस्टिस किस तौर पे हमने सेलिब्रेट किया था? इन द मेमोरी ऑफ बाबा साहेब। फिर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन बनाया गया,
कुछ और इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स हैं, उनको याद रखना है। मूक नायक, जनता, ठीक है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो बहुत फेमस किताब है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द अनटचेबल्स 1948 में, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 19। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उनके वर्क है, ये काम है जो उन्होंने लिखे हैं, और ये एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69, हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक द दलित ट्रूथ, द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अंबेडकर्स विजन। द दलित ट्रूथ, द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अंबेडकर्स विजन, बताइए सर। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है के राजू, ठीक है। किताब का नाम है द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन, और किसने लिखी है सर? के राजू, याद रखिएगा। तो द दलित ट्रूथ contains a symphony of Dalit voices as they call out to the future। तो कास्ट से रिलेटेड उनके क्या क्या फाइट्स वगैरह रही हैं, क्या क्या उनका फ्यूचर है, तो ये सारी बातें ये किताब डील करती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है किताब का, कि देखो इम्पोर्टेंट वैसे बुक्स एंड ऑथर्स वो हैं ज़्यादातर जो कोई मतलब एक बहुत फेमस कोई पॉलिटिकल पर्सन लिखता है, ठीक है, वो ज़्यादा न्यूज, वो ज़्यादा करंट अफेयर्स में आने के चांसेस रहते हैं। बट फिर भी बुक्स एंड ऑथर से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से दो दो सवाल आ रहे हैं कभी कभी, तो इसलिए चांस नहीं लेना है, तो ज़रूर पढ़ के जाए। मतलब किताब मत पढ़ना, ऑथर पढ़ लेना काफ़ी है। मतलब पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। 70 का आंसर दीजिए। अभी सरकार की जो स्कीम चल रही है एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एसेट्स हैं, मतलब रोड्स हैं, रेलवेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मोनेटाइज करो। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी तक सरकार कितना मोनेटाइजेशन कर चुकी है, मतलब कितना पैसा कमा चुकी है। तो सरकारी संपत्ति है उसको किराए पे उठा उठा के सरकार कितना पैसा कमा चुकी है, या उसको बेच के किराए पे उठा के। तो 70,000 करोड़ है, ये क्या लिखा है, 1/10 100,000, 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ तो भैया बहुत होता है। 70 लाख करोड़ तो भैया बहुत। 70,000 करोड़ अगर आप कहना चाह रहे हैं तो कंसिडरेशन लिया जाएगा। इतना अगर आपने मोनेटाइज करवा दिया तो फिर विश्व गुरु बन ही गए समझो। अगले दिन, अगले दिन आप आँख खोलोगे पाओगे वेलकम टू द न्यू इंडिया, विश्व गुरु इंडिया। तो 96 के करोड़ भी बोल रहे हैं। चलो करेक्ट आंसर देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 96 के करोड़, ठीक है। 96,000 करोड़। तो टारगेट था सर 88,000 करोड़ मिल जाए, लेकिन 8,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गए हमें, ठीक है। हाँ, 88,000 करोड़ का वैसे टारगेट था, बट हमने कितना कमा लिया, 96,000 करोड़ कमा। अच्छी बात है। अब देखो आगे और कितना कमाते हैं। चलो जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
Which team has won the FIH Junior Women's Hockey World Cup 2022 in South Africa? अभी जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 हुआ है साउथ अफ्रीका में, कौन सी कंट्री ने जीता है? हाँ जी सर। Which team has won the FIH Junior Women's Hockey World Cup 2022? अरे जरूरी नहीं इंडिया लिखा तो इंडिया आंसर हो, करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड्स। ठीक है। अच्छा FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, तो सर IHF क्यों नहीं है? क्योंकि ये फेडरेशन दे इंटरनेशनल हॉकी, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है ना फुल फॉर्म। ये FIH आपको कहाँ मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा आपको FIH सर? स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ध्यान रखें। तो नेदरलैंड्स हैज लिफ्टेड देयर 4th टाइटल ऑफ FIH जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 after beating Germany at Potchefstroom, साउथ अफ्रीका। ठीक है, Potchefstroom, साउथ अफ्रीका। चाहे मार्क्स मिले या ना मिले, हम सर इंडिया पे ही लगाएंगे, बिल्कुल। यही देशभक्ति आपकी हमें चाहिए, ठीक है नो, यही देशभक्ति, यही पैट्रोटिज्म हमें चाहिए। ऑल राइट सर। तो करेक्ट आंसर याद रखना नेदरलैंड। अच्छा इसी बात पे नेदरलैंड की कैपिटल बता दो। नेदरलैंड की कैपिटल बता दो। अब नेदरलैंड की कैपिटल दिल्ली मत लिख देना, ठीक है? कि नहीं, अपना ही जो कुछ होगा अपना, विदेश कंट्री का हम नाम भी नहीं लिखेंगे, छुएंगे भी नहीं विदेशी कंट्री का नाम। हाँ जी बिल्कुल। नेदरलैंड्स की कैपिटल इज एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72, the government of India has declared the birthday of which Padma Shri awardee as a national gestational diabetes mellitus awareness day। बाप रे सर क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एक पद्मश्री अवार्डी हैं, उनका जो बर्थडे है अब हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मैलिटस अवेयरनेस डे। ठीक है, कैसे सेलिब्रेट होगा? एज द नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मैलिटस अवेयरनेस डे। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 72 करेक्ट आंसर बताओ। डी पे तुक्का? पक्का? डी पे तुक्का? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वीरा स्वामी सेशिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वीरा स्वामी सेशिया। एक्चुअल में ये जो नेशनल ये जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? देखो डायबिटीज तो आपको पता है, ग्लूकोज का बढ़ जाना, ठीक है, डायबिटीज हो गया। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है अगर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट होता है कि यू आर डायबिटिक, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये डिटेक्ट होता है कि यू आर डायबिटिक, तो वो क्या कहलाती है सर? जेस्टेशनल डायबिटीज। इज दैट क्लियर और नॉट?
अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डिक्लेयर हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज इज ऑल्सो एन इशू, क्योंकि उस टाइम माँ के साथ साथ बच्चा भी जुड़ा हुआ होता है, तो वो डायबिटीज बच्चे तक भी जा सकती है। ठीक है, हालांकि वैसे तो डायबिटीज इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो उनका नारा था फोकस ऑन द फोइटस फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर में बच्चे तक ये दिक्कत ना पड़े माँ से, तो इससे बचने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज नाम की भी चीज होती है, तो इस पे काम किया था डॉक्टर वीरास्वामी शेषिया ने। तो उनका बर्थडे होता है 10 मार्च को, तो अब हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मैलिशियस अवेयरनेस डे। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक सब ठीक है। बायोलॉजी में देखा था, हाँ ये तो बायोलॉजी का ही टॉपिक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं सर? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कवर करते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सब जाके ये संगम है। करंट अफेयर्स ये सारे स्टैटिक पोर्शन का संगम है, तो स्टैटिक पोर्शन जरूर करना है। ऑल राइट, मार्शल भी हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, which state won the men's title in the 71st senior national basketball championship? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब दीजिए। which state won the men's title in the 71st national senior national basketball championship? हाँ जी सर, तो तेलंगाना लोग ज्यादा बोल रहे हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर टी सही है, बट तेलंगाना ना होके क्या है सर? तमिलनाडु। ठीक है, तो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती सर? तमिलनाडु ने। पंजाब को हरा के उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एंटी शिप क्रूज मिसाइल नेम्ड नेपट्यून इज इन न्यूज, दिस मिसाइल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अभी काफी तहलका मचा दिया था नेपट्यून ने दुनिया भर में, मतलब ऐसा कर दिया था जो लोग यकीन नहीं कर रहे थे इन्होंने किया होगा। तो ये एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अनोजी कह रहे हैं कोरिया, जोइश कह रहे हैं चाइना, बाकी लोग रशिया, यूक्रेन। ओके, तो सर इसमें मेरे ख्याल से चारों ही ऑप्शन बोले जा रहे हैं कि सर कोरिया भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, यूक्रेन भी। मतलब आप लोग आंसर ऐसे दे रहे हो सर, बस इन्हीं चार कंट्रीज में से कोई एक है। 200 से ऊपर कंट्रीज है सर वर्ल्ड में, बट इन्हीं चार में से कोई एक कंट्री है जिसने नेपट्यून बनाया। चलो जी, बड़ी मुख्तलिफ राय हैं आप लोगों की। तो लोग सिमट रहे हैं रशिया पे कि ऐसे काम तो रशिया ही करता है, रशिया लगा दूं आंसर। चलो जी, रशिया नहीं है वैसे, मैं बता दूं। नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज यूक्रेन। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, पूरा एक बड़ा सा शिप था इनका, क्या कहते हैं, वॉरशिप था रशिया का, इनकी मिसाइल ने उड़ा दिया, यूक्रेन की मिसाइल ने। अभी आप यूक्रेन रशिया वॉर में देखो तो रशिया ने काफी कुछ लूज किया है, ठीक है, काफी कुछ लूज किया। द हिंदू में आर्टिकल भी था इसी को लेके कि रशिया से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कि काफी स्ट्रेटेजी वगैरह गड़बड़ थी तो उससे उसमें, तो इनका एक पूरा शिप उड़ा दिया किसने? नेपट्यून मिसाइल ने। और वो किसने डेवलप की सर? यूक्रेन ने डेवलप।
हाँ एंथनी जी, ये बहुत अच्छा टफ सवाल है आपका। देखो मिसाइल दो तरह की होती, एक होती क्रूज मिसाइल, एक होती बैलिस्टिक मिसाइल। कोई बता सकता है डिफरेंस दोनों में क्या होता है? क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। चाइना ऑप्शन में नहीं था, वही मैं देख रहा हूँ, मतलब जितने ऑप्शन नहीं उससे ज्यादा तो, और वो निकल, जितने ज्यादा ऑप्शन नहीं आपके उससे ज्यादा तो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। देखो क्रूज मिसाइल में बता दूं तब यूज करते जब आपको एक स्पेसिफिक टारगेट पे, स्पेसिफिक प्रिसाइज टारगेट अचीव कर, ठीक है। अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रिसाइज लोकेशन पे आपको अटैक करना होता है तो क्रूज मिसाइल यूज करोगे। कोई एक बड़ा सा एरिया है, उस बड़े से एरिया में कहीं भी मिसाइल गिर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कौन सी मिसाइल यूज करोगे? बैलिस्टिक यूज मिसाइल यूज करोगे। क्रूज मिसाइल होती है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब ये जब तक चलती रहेंगी ना तब तक इसका इंजन चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें मैन्यूरिंग पॉसिबल है, मतलब हो सकता है ये इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, घूम फिर भी सकता है। इसका जो इंजन है जब तक ये गिर नहीं जाती, टकरा नहीं जाती किसी से, तब तक ये इंजन इसका चालू रहता है उस मिसाइल का। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल में सीधी सी बात है, जैसे एक पत्थर है, उसको आपने शुरू में एनर्जी दी, अब वो जहां गया वहां गया, अब वो आपकी कैलकुलेशन है, आप उसे जहां पहुंचा दो। सो ही वैसा ही कंसेप्ट आपका बैलिस्टिक मिसाइल का, एक बार आपने यहां से उसको इग्निशन दिया, ठीक है, एक बार बैलिस्टिक मिसाइल को यहां से इग्निशन मिला, अब उस ये कहाँ जाएगी कि आप जानो या फिजिक्स जाने, ठीक है। एक बार इग्निशन दे दिया तो उसके बाद अब ये कहाँ जाएगी, ये तो फिजिक्स जाने या आप जानो, मतलब ये आप इसमें डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसमें एक बार इग्निशन देके इसको एनर्जी मिल गई, अब ये अपने आप चलेगा, ठीक है, अब ये अपने आप, जबकि क्रूज में ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्रूज और बैलिस्टिक। रशियन शिप का नाम अनुज जी मुझे अभी याद नहीं है, आप एक बार गूगल कर लेना, मिल जाएगा नाम अब। कौन था भाई? एंथोनी जी क्लियर है भाई क्रूज और बैलिस्टिक में डिफरेंस? तो नेपट्यून मिसाइल इज अ कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ठीक है, नेवल वेसल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मार्च 2021 में यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस ने इसको इंडक्ट किया। अभी चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो इसीलिए जल्दबाजी में इसको इंक्लूड किया गया है, बहुत तेजी से इस पर काम हुआ है। ओके, शिप का भी नाम आ गया मॉस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? अब देखो गली के बच्चों की जो क्रिकेट की समझ होती है वो अलग ही लेवल की होती, तो क्रिकेट को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जैसे एक आईपीएल जैसा गेम बनाया गया, इसी तरह से एक स्ट्रीट चाइल्ड का क्रिकेट का वर्ल्ड कप बनाया जा रहा है। क्योंकि देखो गली मोहल्लों में मिलने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, तो हो सकता है हमें वहां से भी इंडियन नेशनल टीम के लिए नया टैलेंट। तो सर, जैसा कि आपकी थ्योरी है, किसकी थ्योरी थी, हाँ, कि अगर ऑप्शन में इंडिया लगा है, ठीक है, ठीक है, अगर ऑप्शन में इंडिया है तो सर हम तो इंडिया ही लगाएंगे, ये हमारी देशभक्ति है, भले ही उसके लिए हमें अपने नंबर्स की कुर्बानी देनी पड़े, ये हमारी देशभक्ति है, ठीक है। तो उस देशभक्ति से आप जो आंसर लगा रहे हो इंडिया, कुर्बानी रंग ला गई, करेक्ट हो गया। लगा दो इंडिया ही लगा दो, तुक्के में कहीं ना कहीं तो सही होगा, अब कहीं ना कहीं तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जोश कह रहे हैं मैं सर बहुत अच्छा खेलता हूँ। बिल्कुल जोश, आप हैं, कई ऐसे लोग हैं मतलब स्ट्रीट में अच्छा खेलते हैं लेकिन टैलेंट का रिकग्निशन नहीं है, तो वो
रिकॉग्निशन भी मिलेगा इस वर्ल्ड कप से, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप से। तो इट इज ऑर्गेनाइज बाय स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगेरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रुआंडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड जिम्बाब्वे। ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईसीसी, ब्रिटिश हाई कमीशन, ये लोग भी इन्वॉल्व होंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंडिंग। तो ये हो गया आपका स्पीड किड चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप सर। तो ये था आज का आपका सारा करंट अफेयर्स डिस्कशन। इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्लास वैसे तो अल्टरनेट चल रहा है, तो अगली क्लास आपकी वही मिनरल्स वाली होगी, फिर उसकी अगली क्लास आपकी फिर करंट अफेयर्स की। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको इसका रिवीजन मेंटेन करके रखना है। पाएगा सर कि नहीं हो पाएगा रिवीजन? ऑलराइट सर। तो थैंक यू एवरीवन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल विद योर कलीग्स। आपके जो भी ग्रुप्स हों जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन ग्रुप्स हों, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को इसका फायदा मिले। ओके सर, खुदा हाफिज और गुड नाइट। सर गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। नाइस डे अब क्या, द डे खत्म।